डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पर पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग में कह रहा एक अपरदन वर्ड है, एक निक्षेपण है। तो पहले हम अपरदन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम निक्षेपण को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों प्रोसेस से जो स्थल पर आकृति बनता है, यानी अपरदन प्रोसेस के द्वारा और निक्षेपण प्रोसेस के द्वारा स्थलाकृति का मतलब स्थल पर बनी गई आकृति से, यानी अपरदन प्रोसेस के द्वारा स्थल पर कौन कौन सी आकृति बनते हैं उसकी चर्चा करनी है हमें, और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है इसकी चर्चा करनी है हमें इस चैप्टर में। क्लियर है? लेकिन हम सबसे पहले अपरदन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अपरदन क्या है? अपरदन का मतलब होता है कटाव। इसका सिंपल मीनिंग देखा रहा जाए तो इसका मतलब होता है कटाव या फिर घिसाव। सिंपल वर्ड में अगर आपको समझा जाए तो घिसाव। इसका डिफाइन कहता है अपरदन के कारकों द्वारा अपरदन के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना ही अपरदन कहलाता है। देखिए, एक सिंपल सा डिफाइन है। कह रहा अपरदन के कारकों द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अब सवाल उठता है, यहाँ पर एक और नया सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि ये अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, अपरदन के कौन कौन सा फैक्टर है, और वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण चट्टानें टूटती और फूटती है, और वह चट्टानों का टूटना और फूटना ही क्या कहलाएगा? अपरदन कहलाएगा। तो आपको यहां पर जानना होगा अपरदन के कारकों के बारे में। पहले तो अपरदन के कारक हैं, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि अपरदन होता है तो किसके कारण। अपरदन के कारकों में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अपरदन किसके थ्रू होता है, अर्थात चट्टानें किस किस फैक्टर के कारण टूटते फूटते हैं। तो और जिस फैक्टर के कारण चट्टानें टूटे फूटेंगे वही अपरदन के कारक कहलाएंगे। जैसे में आपका चट्टानें नदी के द्वारा टूटते हैं, नदी की तेज धारा के कारण चट्टानें क्या होती है? टूटती फूटती है। तो एक आपका नदी हो गया। दूसरा आपका हो गया हिमनद। हिम की जब बहुत बड़े बड़े शिलाखंड खिसकते हैं पर्वतीय ढलानों के सहारे, तो पर भी चट्टानें टूटती फूटती है। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया? हिमनद। तीसरा फैक्टर हमारा पवन है आपका। जब तेज हवा चलती है तो उसके फ्रिक्शन से भी चट्टानें टूटती फूटती है। तो तीसरा अपरदन के कारक हमारा पवन हो गया। और चौथा जो है हमारा समुद्री लहरें। समुद्र की लहरें जब तटीय भागों से टकराती है तो पर भी चट्टानें क्या होती है? टूटती फूटती है। तो चौथा अपरदन के कारक हमारा समुद्री लहरें हुआ। और पांचवा जो फैक्टर है आपका हमारा है भूमिगत जल। भूमिगत जल। ये आपके टोटल 5 फैक्टर हैं, और इस पांचों फैक्टर के कारण चट्टानें क्या होती है? टूटती फूटती है। और ये पांचों फैक्टर ही अपरदन के क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। और आज के क्लास में हमें इसी बात की चर्चा करनी है कि नदी के अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बनती है, नदी के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, हिमनद के अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बनेगी, हिमनद के निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृति बनेगी, सबके बारे में। यानी कि यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हिमनद इसके अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बन रही है, फिर इसके निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृति बन रही है, फिर उसी तरह से पवन के अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बनेगी, पवन के निक्षेपण से, समुद्र लहर के अपरदन से कौन बनेगी, समुद्र लहर के निक्षेपण से क्या बनेगी, भूमिगत के अपरदन से क्या बनेगा, और भूमिगत के निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृति बनेगी। तो इन चीजों की हमें चर्चा करनी है आज के क्लास में। तो अपरदन शायद आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वर्ड में हम फिर कह रहे हैं इसको, अपरदन के जो कारक होते हैं उसके द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। यानी चट्टानों का टूटना फूटना ही सिंपल बेसिक
एफिशिएंसी में कहा जाए तो वह अपर्दन है। कोई भी अगर चट्टान है तो उसका टूटना और फूटना ही क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और टूटने फूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वह अपर्दन के क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। तो अपर्दन के कारक कौन हुआ, नदी हुआ, हिमनद हुआ, पवन हुआ, समुद्री लहरें हुई और भूमिगत जल हुआ। यानी ये 5 फैक्टर है आपका। इस पांचों फैक्टर द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो अपर्दन हमने समझ लिया। अब निक्षेपण की चर्चा करते हैं हम। निक्षेपण क्या है, पहले निक्षेपण क्रिया को भी आप समझ लीजिए। देखिए दूसरा जो टर्म हमारा आ रहा है निक्षेपण। देखिए निक्षेपण क्या हुआ, निक्षेपण मतलब होता है जमा करना। निक्षेपण मतलब आप सिंपल मीनिंग कहिए जमा करना। तो इसका डिफाइन कहता है अपर्दन के कारकों द्वारा अपर्दित पदार्थों का दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा देना ही निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, निक्षेपण कहलाता है। देखिए हमने निक्षेपण को डिफाइन किया कि अपर्दन के कारक क्या होगा, अपर्दित पदार्थों को क्या करेगा, एक स्थान से ले जाएगा और ले जाकर दूसरे स्थान पर क्या करेगा, उसको बिछा देगा। और यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाएगा। यानी कि देखिए एक जगह आपका मान लिया, सपोज कीजिए यह बहुत बड़ी चट्टानें हैं और अपर्दन के कारक हवा मान लिया यह विंड है और एक कारक द्वारा ये चट्टानें यहां पर टूट फूट गई। ये चट्टानें क्या हुई, टूट फूट गई। अब यह टूटना फूटना क्या कहलाया, टूट फूट के यहां जमा हो गया अपर्दन। ठीक है। अब यह जो टूटा फूटा पार्टिकल है यह किसी के थ्रू इसको यहां से बहा दिया जाएगा। यहां से बहाकर क्या ले जाया गया, यहां पर ले जाया गया और यहां पर ले जाकर यह बिछा दिया। यहां से क्या किया, यहां से बहाकर लिख लीजिए, ले जाया गया और ले जाकर यहां दूसरे जगह पर क्या किया, इस तरह से इसको बिछा दिया। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, निक्षेपण। समझ में आ गया होगा आपको अपर्दन और निक्षेपण। यानी कि कारकों का, चट्टानों का टूटना फूटना अपर्दन और अपर्दित पदार्थों का दूसरे जगह ले जाकर बिछा देना ही क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। और यह सारा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, यह सारा का सारा प्रोसेस किसके द्वारा होगा, अपर्दन के कारकों के द्वारा होगा। और उसी अपर्दन के कारकों से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। और अपर्दन के हमने 5 कारकों की चर्चा किया था, नदी, पवन, हिमनद, समुद्री लहरें और भूमिगत जल। अब हम प्रत्येक के बारे में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो पहला जो हमारा स्टडी करने का है पॉइंट है आपका यहां पर नदी। नदी के हेडिंग डालिए अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। देखिए आपका नदी के में 2 प्रोसेस आ गया, नदी के अपर्दन से, और 1 नंबर डाल लीजिए इसको कि पहले हम नदी के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यह टॉपिक्स आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो हमारा हो गया नदी से के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां और एक दूसरा हो जाएगा नदी के निक्षेपण से। तो यहां पर 1 नंबर में डालिए नदी के अपर्दन से। नदी के अपर्दन हम यहां पर चर्चा करेंगे कि नदी के अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। और दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे यहां पर नदी के निक्षेपण से। नदी के निक्षेपण से। और दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे नदी के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम टेबल के फॉर्म में ही स्टडी कर लेंगे, क्योंकि आपका इसका एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है
किस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यह आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि अपर्दन से ए बन रहा है और निक्षेपण से इस तरह की स्थलाकृति बन रही है। तो यहां पर सिर्फ आपको स्थलाकृतियों का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अब नदी के अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो नदी के अपर्दन से पहली स्थलाकृति बनती है गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है गड्ढा। गॉर्ज का मतलब होता है छोटा गड्ढा। छोटे गड्ढे को, नदियां जब ऊपर से गिरेगी तो एक छोटा सा गड्ढा बनेगा, उसी को हम गॉर्ज कहते हैं। दूसरी स्थलाकृति होती है कैनियन। कैनियन का मतलब होता है सबसे बड़ा गड्ढा। बड़े गड्ढे को हम क्या कहते हैं, कैनियन के नाम से हम जानते हैं। तीसरा जो है आपका नदी के अपर्दन से जो बनती है वह काफी इंपॉर्टेंट है, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। और चौथा जो बनता है जलप्रपात। तो देखिए यहां पर जो है नदी के अपर्दन से 4 प्रकार की स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इज गॉर्ज, कैनियन, थर्ड इज वी आकार की घाटी और फोर्थ इज जलप्रपात। आपसे पूछा जाएगा कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, वहां पर 3-4 ऑप्शन देगा, हिम नदी के अपर्दन से, नदी के अपर्दन से, पवन के अपर्दन से, नहीं समुद्री लहरों के अपर्दन से। तो हमें टिक बी आकार की घाटी किसके अपर्दन से बन रहा है, नदी के। तो हमें किसको टिक करना होगा, नदी के अपर्दन को टिक करने होगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज का निर्माण होता है, ऑप्शन सुनिए, पवन के अपर्दन से, समुद्री लहरों के अपर्दन से, भूमिगत के अपर्दन से, नदी के अपर्दन से। तो गॉर्ज कहां मिल रहा है आपको, नदी के अपर्दन के लिस्ट में है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, नदी के अपर्दन से। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी आपको हम दे रहे हैं आपको। जैसे में देखिए गॉर्ज के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, कैनियन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी आकार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको जलप्रपात के बारे में इंफॉर्मेशन है। और वह कुछ यहां पर हम जलप्रपात का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, EX डालेंगे और यहां पर लिखेंगे 1 नंबर और यहां पर लिखेंगे एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। और पहला एंजल जलप्रपात आपका कहां है, तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यह एंजल जलप्रपात कहां है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपका, यह है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात को हम टिक करेंगे। अब सवाल उठता है कि यह एंजल जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो यह रियो कैरोली नदी पर बना है। यह है रियो कैरोनी नदी पर बना है। आपको नदी के अभी आपको यहां पर 3 इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा एंजल के बारे में। पहला तो कहां पर सिचुएटेड है, तो यह दक्षिणी अमेरिका में है। और दूसरा काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजल। और तीसरा इंफॉर्मेशन है, यह रियो कैरोनी नदी पर है। आपसे पूछा जाएगा एंजल जलप्रपात किस नदी पर सिचुएटेड है, अवस्थित है, तो वह आपका रियो कैरोनी नदी पर है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह आपका एंजल जलप्रपात है। एक दूसरा जलप्रपात भी है, नियाग्रा जलप्रपात, इसके बारे में जान लीजिए, नियाग्रा जलप्रपात। तो देखिए यह जो नियाग्रा जलप्रपात है यह उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है आपका नियाग्रा जलप्रपात। और यह सेंट लॉरेंस नदी पर है। आपसे पूछा जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सेंट लॉरेंस नदी पर। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर सिचुएटेड है, तो किस नदी पर है आपका, सेंट लॉरेंस नदी पर है। कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में है। ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है।
अब ए बने हमारे अपर्दन के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर नदी के निक्षेपण में कुछ अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन है आपको, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए यहाँ पर जो स्थलाकृति बनते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृति बनते हैं नदी के निक्षेपण से। यानी नदी जब अपरदित पदार्थों को दूसरे जगह ले जाकर जमा कर देगा तो उसके जमा करने से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली स्थलाकृति बनती है गोखुर झील। गोखुर झील आपसे पूछा जा सकता है गोखुर झील का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको आंसर देना होगा नदी के निक्षेपण से होता है। आपको यहां पर दूसरा जो स्थलाकृति बनती है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का निर्माण भी आपका नदी के निक्षेपण से होता है। तीसरा जलोढ़ मैदान, इस जलोढ़ मैदान का भी निर्माण नदी के क्या होता है, निक्षेपण से होता है। और चौथी जो स्थलाकृति है नदी द्वीप। नदी द्वीप, नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बीच में जमा कर देने से द्वीप बनते हैं, नदी द्वीप बनते हैं। द्वीप उसे कहते हैं, देखिए यह द्वीप उस भूभाग को कहते हैं, द्वीप उस भूभाग को कहते हैं। यह लैंड का पोर्शन हुआ और इसके चारों ओर क्या हो गया, वाटर वाटर। यह लैंड का पोर्शन बीच में और इसके अराउंड में क्या हो गया, यह वाटर का पोर्शन हुआ, तो यही कहलाएगा द्वीप कहलाएगा। अगर इस तरह का द्वीप का फॉर्मेशन नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से होता है तो ऐसे द्वीप को ही नदी द्वीप के हम नाम से जानते हैं। तो आपका जो है नदी के निक्षेपण से जो अगली स्थलाकृति बनती है वह है नदी द्वीप है। और नदी द्वीप में एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, उसको आपको याद रखना है क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वह है माजुली द्वीप। फेमस एग्जाम्पल है माजुली द्वीप। अब यह माजुली द्वीप नदी के निक्षेपित पदार्थों को जमा करने से बना है। तो यह माजुली द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया गया, सवाल उठता है। तो यह माजुली द्वीप आपको याद रखना पड़ेगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। किस नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो पहला आपको याद रखना है माजुली द्वीप का फॉर्मेशन जो किस नदी के द्वारा किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। और दूसरा इंफॉर्मेशन यह याद रखना पड़ेगा कि यह कहां पर है, तो यह असम में है। कहां है माजुली द्वीप, कहां है, असम में है। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको इसको इंफॉर्मेशन को आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा कौन सा है, माजुली द्वीप है। क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वह माजुली द्वीप है। किस नदी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। कहां बनाया गया, असम में बनाया गया। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके नदी द्वीप से रिलेटेड, माजुली द्वीप से। तो माजुली द्वीप को आप हमेशा याद रखेंगे, इसे कभी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। अब अगला जो स्थलाकृति चौथा बना आपका, पांचवा जो बन रहा है आपका, वह आपका डेल्टा का फॉर्मेशन बनता है। नदियों के निक्षेपण से डेल्टा का भी निर्माण होता है। क्या होता है, नदियां जब अपनी मुहाने पर मिलती है, समुद्रों में मिलने जाती है, तो यह समुद्र के किनारे अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। और इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा का फॉर्मेशन किससे होता है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन नदी के निक्षेपण से होता है। डेल्टा का फॉर्मेशन किससे होता है, नदी के निक्षेपण से होता है। और इसमें भी एक एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम्पल लिखिए आपका 1 नंबर में लिखिए सुंदरबन का डेल्टा। देखिए यह सुंदरबन का डेल्टा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यह आपका पहला इंफॉर्मेशन तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पहला इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, यह है बहुत सारे इंफॉर्मेशन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा इंफॉर्मेशन होगा, सवाल उठेगा कि यह सुंदरबन का डेल्टा जो है बनाया गया तो किस नदी के द्वारा बनाया गया, तो यह जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया।
गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा आपका सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि सिचुएटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है? तो इसका जो विस्तार जो है भारत एवं बांग्लादेश में। देखिए, तो सुंदरबन का डेल्टा का जो विस्तार जो है आपका कहाँ है? भारत एवं बांग्लादेश में है। और अगला जो इंफॉर्मेशन आता है कि यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर की एक स्पेसीज होती है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर का यह एक सबसे बड़ा प्राकृतिक अभ्यारण्य है। रॉयल बंगाल टाइगर की एक स्पेसीज है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, और यह सुंदरबन का डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा प्राकृतिक अभ्यारण्य है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आपको सुंदरबन के डेल्टा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन याद रखना है, पहला इन्फॉर्मेशन तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरी बात, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया। तीसरी बात जो याद रखना है, इसका डेवलपमेंट कहाँ है? भारत और बांग्लादेश में। याद हो गया आपका। और चौथी बात हमने बताया, यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा प्राकृतिक अभ्यारण्य है। और सुंदरबन के डेल्टा में एक ट्री पाई जाती है, सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। ट्री का ही नाम है सुंदरी, और सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही इस डेल्टा का नाम पड़ गया, सुंदरबन का डेल्टा पड़ गया। तो यह नदी के निक्षेपण में आपको जो डेल्टा बन रहा है स्थलाकृति, और उस डेल्टा का एग्जाम्पल सुंदरबन का डेल्टा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन था। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए सुंदरबन को डेल्टा को कभी भूलना नहीं। तो अभी हमने देखा नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति कौन कौन हो गया? गोखुर झील हो गया, जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ मैदान हो गया, नदी द्वीप हो गया, डेल्टा हो गया, बस। और एग्जाम्पल में सुंदरबन का डेल्टा। अब देखिए नदियां जो डेल्टा की चर्चा कर रहे हैं, तो होता क्या है डेल्टा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। नदियां जब मैदानी भाग को छोड़कर, ये नदी है आपका और यह ओशियन है, समुद्र है। अब नदी जो है समुद्र में मिलेगा, यहां से यह नदी चल रही है, और नदी जब समुद्र में मिलने लगती है तो यह अनेक शाखाओं में नदियां क्या होती है? छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपका मिट्टी का पोर्शन महीन रेत बालूकन जमा हो गया। और यहीं पर आपका, क्योंकि अब क्या करता है नदी अपने साथ बहाए तोड़कर अपरदित पदार्थ जो लाता है, मलबे लाते हैं, उसके महीन कण को यहाँ पर जमा कर देता है। इस तरह से महीन कण को यहाँ पर जमा कर दिया, महीन कण को यहाँ पर जमा कर दिया नदी। समझ में आया बात? जहां तहां अपने साथ बहाकर लाए गए अपरदित पदार्थ को यहाँ जमा कर दिया, यहाँ पर जमा कर दिया, यहाँ जमा कर दिया, जिससे कारण नदी जो है अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है समुद्र में मिलने से पहले। ये समुद्र है आपका, ठीक है। अब समुद्र की जब लहरें इधर से चलती है, इस तरह से लहरें, तो इस पोर्शन पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है। ऐसे पानी जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा तो इधर ज्यादा प्रेशर होगा। तो इस तरह से निकलने से यहां पर जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से रेत का जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा रेत का। लीजिए, यह रेत का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? डेल्टा देते हैं। ट्रायंगुलर जब स्ट्रक्चर बना, इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अब डेल्टा बनने के लिए जो है, या डेल्टा का फॉर्मेशन होने के लिए यह जरूरी है कि नदी में जो है अपरदित पदार्थ हो। अपरदित पदार्थ का होना जरूरी है, पदार्थ होना आवश्यक है। डेल्टा का फॉर्मेशन हो, इसके लिए यह जरूरी है कि नदी अपने साथ मलबे को बहा कर लो, इसमें अपरदित पदार्थ होना चाहिए, तब यह डेल्टा बनेगा। अगर यह अपरदित पदार्थ नहीं होगा इसमें, तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन भी नदियां नहीं करेगा। और इसके मुहाने जो है, यहाँ पर मुहाने एकदम ओपन रहेगा, समुद्र की लहरें इसके नदी के अंदर तक आ जाए। तो ऐसी नदियां जिसमें अपरदित पदार्थ नहीं होती है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करता है, ऐसी नदियों को अश्चूरी बनाने वाली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अश्चूरी बनाने वाली नदी कहते हैं। या इसी के लिए एक दूसरा वर्ड आता है, ज्वार नदूक। देख रहे हैं, एक नया वर्ड हमने आपको लिखा, अश्चूरी बनाने वाली नदी या ज्वार नदूक। तो अश्चूरी बनाने वाली नदी और ज्वार मखमूक उसे कहेंगे
जो नदी क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। जो नदी क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। अपने मुहाने पर उसके मुहाने खुले रहते हैं। ऐसे नदी को ही अष्टूरी बनाने वाली नदी या हम ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसी नदियों में अपरदित, पहली बात तो बताया कि अपरदित पदार्थ नहीं होगा। अपरदित पदार्थ नहीं होगा तब ये डेल्टा नहीं बनेगा। अगर अपरदित पदार्थ होगा तो वह अपने मुहाने पर जमा करेगा, डेल्टा का फॉर्मेशन कर देगा। अब अपरदित पदार्थ नहीं होगा तो किन नदियों में अपरदित पदार्थ नहीं होगा, तो ऐसी नदियों में अपरदित पदार्थ नहीं होगा जिसको अपना रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा, जिसको अपना रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा। और ऐसी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है, जिसे अपना रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, उसको ऐसी नदियां भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में होकर बहती है। किस वैली में, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और जो नदियां जो रिफ्ट वैली से होकर बहेगी उसमें अपरदित पदार्थ की मात्रा नहीं होगा। जो नदी रिफ्ट वैली से बहेगी उसमें अपरदित पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसे कटाव करके रास्ता बनाना नहीं पड़ा। बना बनाया रास्ता मिल गया रिफ्ट वैली, उससे होगा, वहां कोई कटाव नहीं किया, उसमें अपरदित पदार्थ नहीं रहेगा, यानी मलबे नहीं रहेंगे उसमें। और जब वह मुहाने पर मिलेगा तो वह डेल्टा का निर्माण नहीं करेगा, काट दिया डेल्टा का निर्माण, यानी इसके मुहाने सालों भर क्या होते, खुले रहते हैं। और ऐसी नदी को ही अष्टूरी बनाने वाली नदी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसी सब नदियों का भी नाम बताइए जो अष्टूरी डेल्टा न बनाकर अष्टूरी का फॉर्मेशन करता है, जिसकी नदी के मुहाने सालों भर खुले रहते हैं। तो भारत की दो प्रमुख नदी है आपका, एक नर्मदा नदी, ये दो नदी भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा नदी। दूसरी नदी है ताप्ती नदी और तीसरी नदी है टेम्स नदी। ये तीन नदियां हैं जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। नर्मदा कहां पर है आपका, भारत में है। ताप्ती भी हमारा भारत में है आपका, और टेम्स हमारा लंदन में है, ब्रिटेन। लीजिए, ये आपका नर्मदा, ताप्ती और टेम्स, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और आपको इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको बता, देखिए नर्मदा या ताप्ती या टेम्स, इस तीनों में से जो होगा उसको आपको टिक करना होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अष्टूरी बनाने वाली कौन सी नदियां हैं, तो नर्मदा, ताप्ती या टेम्स में से किसी को टिक कीजिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप पूछे भी गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा, ताप्ती और टेम्स, तीनों में से किसी को हम टिक करेंगे, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और टेम्स ही क्या होती है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा भी भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है और टेम्स भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये आपके नदी के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाले स्थलाकृतियों में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो हमने आपको दे दिया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं समुद्री लहरों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम हेडिंग चेंज करेंगे, यहां पर 2 नंबर डालिए, आप 2 नंबर डालेंगे और यहां पर लिखेंगे समुद्री लहरों के अपर्दन एवं निक्षेपण से, देखिए हम समुद्री लहरों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। अब यहां पर इसको हम फिर 2 भागों में बांटेंगे। समुद्री लहरों के अपर्दन से कौन स्थलाकृति बनती है और उसके निक्षेपण से कौन स्थलाकृति बनती है। तो यहां पर लिखेंगे समुद्री लहरों के अपर्दन से, और इधर 2 नंबर में डालेंगे समुद्री लहरों के निक्षेपण से। निक्षेपण से। अब देखिए समुद्री लहरों के अपर्दन से जो कौन कौन बनता है उसका हम यहां पर लिस्टेड कर रहे हैं। पहला हमारा है भृगु। भृगु का फॉर्मेशन होता है समुद्री लहरों के अपर्दन से। दूसरा जो बनता है समुद्री गुफा। आपसे पूछा जा सकता है कि भृगु का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा समुद्री लहरों के अपर्दन से। उसी तरह से पूछा जा सकता है समुद्री गुफा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो समुद्री लहरों के अपर्दन से। अब हम देखने की कोशिश करेंगे
कि आपका समुद्री लहरों के निक्षेपण से किस कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो पहली जो स्थलाकृति बनती है पुलिन, पुलिन। दूसरी आप स्थलाकृति बनती है रोधिका, दूसरी स्थलाकृति रोधिका बनती है। और तीसरी स्थलाकृति लैगून झील बनता है, लैगून या इसी को कहा जाता है लैगून झील। तो देखिए समुद्री लहरों के निक्षेपण से बनने वाले स्थलाकृति में कौन कौन से हैं। पुलिन आपका याद रखना है, रोधिका याद रखना है और लैगून आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा रोधिका का निर्माण होता है किससे होगा, क्या आंसर देंगे हम, समुद्री लहरों के निक्षेपण से। आपसे पूछा जाएगा लैगून झील का निर्माण होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा समुद्री लहरों के निक्षेपण से होता है। आपका पुलिन का निर्माण होता है, क्या जवाब देना होगा, समुद्री लहरों के निक्षेपण से। तो ये समुद्री लहरों के निक्षेपण से और अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति थी। अब हम यहाँ पर सिर्फ आपको टेबल देते चले जाएंगे और जहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर तीसरा जो हेडिंग आएगा आप हिमनद, यानी जिसको हिमनद इसी को हिमानी भी बोलते हैं, तीसरा लिखेंगे हिमनद के, हिमनद इसी को कहा जाता है हिमानी। हिमनद के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो यहां पर भी आएगा हिमनद के अपरदन से, देखेंगे अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। और दूसरा हम देखेंगे हिमनद के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। लीजिए निक्षेपण से दो सेक्शन में हमने इसको बांट दिया। इधर लिखेंगे अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति को लिखेंगे और इधर लिखेंगे हम क्या करेंगे, निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपका हिमनद के अपरदन से जो पहली स्थलाकृति बनती है वह है हिमगह्वर। क्या है आपका, हिमगह्वर। और इसी को सार्क के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम सार्क कहेंगे। दूसरा का आपका है एरिट, एरिट हो गया आपका। तीसरा है ग्रीसरिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और चौथा जो स्ट्रक्चर है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वह है यू आकार की घाटी। याद रखिएगा यू आकार की घाटी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, यू आकार की घाटी का फॉर्मेशन हिमानी या हिमनद के अपरदन से। और अभी उसके पहले नदी में पढ़े थे वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी का फॉर्मेशन नदी के अपरदन से होता है और यू आकार की घाटी का फॉर्मेशन जो है हिमनद के अपरदन से होता है। तो हिमनद के अपरदन से हमने देखा 4 प्रकार की स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हिमगह्वर या सार्क, एरिट, ग्रीसरिंग और यू आकार के। आपसे क्वेश्चन आएगा एरिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे किसके द्वारा होता है, तो हिमनद के अपरदन से। हिमगह्वर का फॉर्मेशन किसके होगा, तो हिमनद के अपरदन से। तो आपका यू आकार की घाटी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हिमनद के अपरदन से होगा। अब निक्षेपण में देखते हैं, तो निक्षेपण के अंतर्गत हमारा पहला जो इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल आएगा वह है हमारा ड्रमलिन। क्या लिखेंगे, ड्रमलिन। आपको याद रखना होगा ड्रमलिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो हिमनद के निक्षेपण से। दूसरा जो है एस्कर, दूसरी स्थलाकृति निक्षेपण से बनने वाली हमारा क्या है, एस्कर। और इस एस्कर का भी फॉर्मेशन क्या होता है, हिमनद के निक्षेपण से होता है। और तीसरा जो फेमस स्थलाकृति है वह है फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट कहे या फ्योर्ड कहे, बात दोनों एक ही है। तो ये 3 तरह की स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमनद के निक्षेपण से होता है, ड्रमलिन, एस्कर एंड फ्योर्ड तट। आपसे क्वेश्चन आ सकता है एस्कर का फॉर्मेशन किसके से होता है, तो आपको हिमनद के निक्षेपण से। ड्रमलिन का फॉर्मेशन किसके से होता है, तो हिमनद के निक्षेपण से। फ्योर्ड तट का फॉर्मेशन किससे होता है, तो हिमनद के निक्षेपण से। अब अगला हम चर्चा करने जा रहे हैं पवन के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। अब ये सारे के सारे आपके डाटा आपको टेबल आज रखना पड़ेगा, किससे कौन सा स्थलाकृति बनती है। और यहाँ पर चौथा नंबर जो है आपका अपरदन के कारक है पवन, यानी विंड। पवन के अपरदन एवं निक्षेपण से कौन कौन सी
स्थलाकृति बनती है, तो यहां पर आपको 1 नंबर में डालिएगा पवन के अपर्दन को, पवन के अपर्दन से, पवन के से, और यहां पर डालेंगे इधर पवन के निक्षेपण से। तो पवन के अपर्दन से कौन कौन सा स्थलाकृति बनती है? तो पहला जो बनेगा आपका यहां पर इनसेल वर्ग, इनसेल वर्ग पहली स्थलाकृति जो बनती है इनसेल वर्ग बनती है। दूसरी जो स्थलाकृति बनेगी ड्राई कंटर, दूसरी स्थलाकृति क्या बनेगी हमारी? यहां पर हमारा ड्राई कंटर बनेगा। और तीसरी स्थलाकृति यूगेन, यूगेन बनती है। चौथी स्थलाकृति पवन गर्त बनेगा, चौथी स्थलाकृति पवन गर्त आपका फॉर्मेशन होता है आपका। तो ये थे हमारे, और एक और बनती है एक गारा, गारा का फॉर्मेशन भी होता है आपका पवन के अपर्दन से। तो देखिए पवन के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति में क्या क्या आ गया हमारा? इनसेल वर्ग, ड्राई कंटर, यूगेन, पवन गर्त और गारा। अब पूछा जा सकता है गारा का फॉर्मेशन किससे होता है? तो पवन के अपर्दन से होता है। यूगेन का फॉर्मेशन किससे होता है? पवन के अपर्दन से। ड्राई कंटर का पवन के अपर्दन से। इनसेल वर्ग का भी पवन के अपर्दन से होता है। अब पवन के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है उसकी भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है पहला तो है आपका बरखान, बरखान को ही बालू का स्तूप भी बोला जाता है, बालू का स्तूप। और दूसरी जो स्थलाकृति बनती है लोएस मैदान, लीजिए का ये याद रखिएगा, लोएस मैदान का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? पवन के निक्षेपण से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है लोएस मैदान किससे बनते हैं? तो पवन के निक्षेपण से। बरखान किससे बनता है? तो पवन के निक्षेपण से। बालू का स्तूप किससे बनता है? तो पवन के निक्षेपण से। तो ये पवन के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां थी। अब पांचवा और लास्ट आपका जो है आपका वह है भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियां, भूमिगत जल के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। 5वां नंबर यहां पर लिखिएगा, 5वां नंबर में भूमिगत जल के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब देखने जा रहे हैं हम भूमिगत जल के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी स्थलाकृति बनती है, और दूसरा देखेंगे भूमिगत जल के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो चलिए इसका अपर्दन की लिस्ट में हम सारा लिस्टेड करने जा रहे हैं। पहला तो बनता है हमारा टेरा रोसा, पहली स्थलाकृति नाम टेरा है, टेरा रोसा। टेरा रोसा का फॉर्मेशन किससे होता है? भूमिगत जल के अपर्दन से। दूसरी स्थलाकृति बनती है लैपिज, लैपिज का भी फॉर्मेशन होता है हमारा भूमिगत के जल के अपर्दन से होता है आपका। डोलाइन बनता है तीसरी स्थलाकृति भूमिगत जल के, डोलाइन, भूमिगत जल के अपर्दन से डोलाइन का भी फॉर्मेशन होता है। और चौथा आपका युवाला का भी फॉर्मेशन, युवाला का फॉर्मेशन भूमिगत जल के अपर्दन से होता है। और 5वां है आपका अंधी घाटी। तो देखिए आपका भूमिगत जल के अपर्दन से बनने वाले स्थलाकृतियों में कौन कौन सा है हमारा? टेरा रोसा, लैपिज,
डोलाइन, युवाला और अंधी घाटी। आपको ये लिस्टेड याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है लैपिज का फॉर्मेशन किससे होता है, तो भूमिगत जल के अपरदन से होता है। टेरा रोसा का फॉर्मेशन किससे होता है, तो भूमिगत जल के अपरदन से। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब यहाँ पर भूमिगत जल के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों का चर्चा करने जा रहे हैं। यह बनेगा आश्चुतासम। आश्चुतासम पहली स्थलाकृति, दूसरी बनेगा निश्चुतासम। अस्तुतासम और निश्चुतासम याद रखिएगा। अस्तुतासम किससे बन रहा है, भूमिगत जल के निक्षेपण से। निश्चुतासम भी भूमिगत जल के निक्षेपण से। और तीसरी बनेगी गुफा स्तंभ। गुफा स्तंभ या इसी को बोलते हैं कंदरा स्तंभ। गुफा स्तंभ या कंदरा स्तंभ का फॉर्मेशन भी भूमिगत जल के क्या होता है, निक्षेपण से होता है। ठीक है, तो ये अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां थी। और यहां से आपको यह टेबल याद रखना पड़ेगा कि अपरदन से किसके अपरदन से कौन सी और किसके निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। अगर इस टेबल को हम याद रख लेते हैं और नदी का अपरदन निक्षेपण में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, तो इस सेक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वह आपसे नहीं छूटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ है।